हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। मैं सीमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सभी पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे हैं और उसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग अभी चैप्टर जो हम लोग का शुरू है वह हुआ है अवधि का उदय और विकास। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर चुके हैं और बाकी क्वेश्चन को भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगी आप सभी को कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ ना, हर एक वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के देते हैं। तो मैं आप सभी से यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देने का। इससे होगा क्या कि आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और इस तरह से आपकी जो मतलब किसी चीज़ को लेके जैसे याद करना जैसे होता है ना, अगर आप देख के भी आंसर दे रहे हो तो वो आपको याद हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आप आंसर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि इंद्रावती और अनुराग बौसरी के रचनाकार कौन हैं। तो इंद्रावती और अनुराग बौसरी के रचनाकार कौन हैं? उस्मान हैं या फिर नूर मोहम्मद हैं या फिर जैसी हैं या फिर ईश्वरदास हैं। तो यह दोनों जो रचनाएं हैं ना, यह किसकी रचनाएं हैं? तो यह जो रचनाएं हैं यह है नूर मोहम्मद की। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हैं। तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हैं? शेख नबी हैं, उस्मान हैं या फिर लालच दास है या फिर जैसी है। तो ज्ञानदीप के जो रचनाकार हुए वे हुए शेख नबी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, शेख नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण चरितामृत के रचनाकार कौन है। तो कृष्ण चरितामृत के रचनाकार कौन हैं? क्षेमकरण है या फिर शिवराम की है यह रचना या फिर भवानी शंकर या फिर जयसी। तो कृष्ण चरितामृत के जो रचनाकार हुए वह हुए क्षेमकरण। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, क्षेमकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं। तो बेताल पचीसी के जो रचनाकार हुए वे कौन हुए? भवानी शंकर हुए या फिर शिवराम हुए या फिर कासिम शाह या फिर शेख निसार। तो बेताल पचीसी के जो रचनाकार हुए वे हुए भवानी शंकर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भवानी शंकर की ये रचना है बेताल पचीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यिक अवधि के विकास में सर्वोच्च योगदान किसने दिया। तो साहित्यिक अवधि के विकास में सर्वोच्च योगदान जो दिया गया था, किसका योगदान दिया गया था? तुलसीदास ने दिया था या फिर रामदास ने या फिर जयसी ने या फिर शिवराम ने। तो साहित्यिक अवधि में जो सर्वोच्च योगदान रहा वह रहा तुलसीदास जी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास विद्वान थे। तो गोस्वामी तुलसीदास विद्वान थे, किस भाषा के विद्वान थे? संस्कृत के विद्वान थे या फिर हिंदी के या फिर उर्दू के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे वह संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैरवी रामायण की में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो भैरवी रामायण में जो यह रचना है यह तुलसीदास की रचना है और इस रामायण में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी का हुआ है या फिर संस्कृत का हुआ है या फिर हिंदी का हुआ है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो प्रयोग हुआ है ना वो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास ने अपने गुरु की प्रेरणा से भक्तमाल की रचना किस भाषा में किए थे। नाभादास जो हैं अपने गुरु की प्रेरणा से भक्तमाल की रचना किए थे। तो वह जो रचना उन्होंने किया था तो किस भाषा में किया था? अवधी में किया था या फिर ब्रज भाषा में या फिर संस्कृत में या फिर हिंदी में। तो ये जो किए थे ये अवधी में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी के विकास में 1400 से 1700 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं। मैं बताई थी कल कि अवधी का जो पहले तो मैं बताई थी कि अवधी की उत्पत्ति यानी कि जो हुई थी कब हुई थी, तो 1000 ईस्वी या फिर 1100 ईस्वी के आसपास हुई थी, यही मैं बताई थी। तो आज जो पूछा गया और मैं ये भी बताई थी कि अवधी के जो काल क्रम जो थे यानी कि उसके विकास के जो चरण थे उसे 3 चरण में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा था? आदिकाल था, मध्यकाल था और आधुनिक काल था। तो अवधी के विकास में यानी कि 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के समय को क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं या फिर मध्यकाल कहते हैं या फिर आधुनिक काल कहते हैं या फिर संक्रांति काल कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं ना मध्यकाल कहते हैं। ठीक है,
1400 से 1700 ईस्वी तक का जो समय था वह मध्यकाल का था। आदिकाल का समय कब था? तो आदिकाल का समय था यानी कि जब से अवधि का जो विकास क्रम माना जाता है, यानी फिर 1000 ईस्वी या फिर 1100 ईस्वी के आसपास। तो 1100 ईस्वी से मान लीजिए 1100 ईस्वी से 1400 तक का जो समय है वह आदिकाल का समय हो जाता है। और आधुनिक काल का जो समय है तो 1700 से आज तक का चल रहा है। और फिर मध्यकाल यहाँ पे दिया हुआ ही है कि 1400 से 1700, यानी कि मान लीजिए कि जब से शुरुआत हुई थी अवधि का तब से, यानी कि 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1700 से अभी तक का जो समय है। ठीक है, यही है इसका समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में अवधि का प्राचीन रूप मिलता है? तो किस ग्रंथ में अवधि का प्राचीन रूप मिलता है? महापुराण में मिलता है, या फिर प्राकृत पैलगम में मिलता है, या फिर संदेश राजक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस ग्रंथ में अवधि का प्राचीन रूप मिलता है? तो वह जो मिलता है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्राचीन रूप देखने को जो मिलता है अवधि का प्राकृत पैलगम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधि के क्षेत्र, अभी हम लोग जानेंगे कि अवधि के कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि किस किस जिले में अवधि का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी को हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला है फैजाबाद। तो फैजाबाद में है फैजाबाद है, फिर सुल्तानपुर है, उसके बाद फिर है बाराबंकी, फिर अंडेपकर नगर है, छत्रपति है, साहूजी है, महाराज नगर है। तो इन सभी जगहों में जो है अवधि का भाषा का प्रयोग होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी जगह पे अवधि का प्रयोग होता है। जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि किस इलाके में या फिर किस जिले में अवधि भाषा का प्रयोग होता है, तो इसी में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा है नखलऊ। तो लखनऊ में भी बोला जाता है। उसके बाद उन्नाव है, या फिर रायबरेली है, उसके बाद है सीतापुर, उसके बाद है लखीमपुर खीरी। तो इन सभी जगहों में भी अवधि का प्रयोग होता है। उसके बाद है इलाहाबाद में फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इन सभी जगहों पे भी अवधि का प्रयोग होता है। तो ये सभी जितने भी हैं ना, सब जगह अवधि के प्रयोग होते हैं, यानी अवधि भाषा के प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है फिर देवी पाटन। तो बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, इन सभी जगहों में क्या होता है, अवधि भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर है वाराणसी। तो वाराणसी में कहाँ कहाँ, तो जौनपुर, मिर्ज़ापुर। तो जौनपुर में जो बोला जाता है, तो जौनपुर में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे अवधि का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दी हूँ कि केराकत और तहसील जो है ना, उसको छोड़कर बाकी जगहों पे अवधि का प्रयोग होता है यहाँ पे जौनपुर में। फिर है मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में चुनार एवं द्वंदी तहसील को छोड़ के वहाँ पे अवधि का प्रयोग किया जाता है। यानी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इन सभी जगहों पे क्या होता है, इन सभी जगहों को छोड़ के बाकी यहाँ पे इन दोनों जगह पे अवधि का प्रयोग होता है, वाराणसी में यानी कि बनारस में। ठीक है, तो भारत, अभी थोड़ा सा यहाँ पे नोट करने वाली है कि भारत के बाहर फिजी, त्रिनिदाद और गुयाना या फिर मॉरिशस, दुबई में कुछ लोग जो है अवधि में बातचीत करते हैं। तो यह जो है अपवाद में है, यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अवधि में बातचीत करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जिले में अवधि नहीं बोली जाती है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कौन कौन से जिले में अवधि बोली जाती है और कौन कौन से जिले में नहीं बोली जाती, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये तो हम लोग जान रहे हैं ना कि किस किस जिले में बोली जाती है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अवधि नहीं बोली जाती है, नहीं पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे मिर्ज़ापुर तो था ही, जौनपुर भी था, उसके बाद बस्ती भी था। तो बलिया जो है, बलिया में अवधि नहीं बोली जाती। यहाँ पे क्या होता है, भोजपुरी बोला जाता है। हम सभी जानते हैं कि बलिया में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी जितनी भी जगह सब जगह अवधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्ला दाऊद की भाषा है। तो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है कौन सी भाषा है, ठेठ अवधि है, या फिर मिश्रित अवधि है, या फिर साहित्यिक अवधि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है ना, वह है ठेठ अवधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठेठ अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो अनुक्रम देखना है और इसमें हम लोग को सही सही लगाना है टी कि कौन सा ऐसा है जो अनुक्रम जिसका सही हो जाएगा। तो देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे फंसते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना कालक्रम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है।
जब तक आप प्रकाशन वर्ष उसका, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछ देता है, अभी इसमें पूछा गया कि सही अनुक्रम, अनुक्रम मतलब क्या कि सबसे पहले कौन सी रचनाएं आई, तो जब तक याद नहीं रहेगा हमें तब तक हमें पता कैसे चलेगा। तो इन सभी की ईस्वी को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर नहीं तो फिर एक और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली ये बात हो जाती है, अगर आपको ये मालूम है कि सबसे पहले कौन सी रचनाएं आई तो उस आधार पर भी आप इसमें टिक लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है मैं डायरेक्ट ऑप्शन ही बता देती हूँ इसमें। इसका सही ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, कि चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। तो कैसे, तो इसका मैं बताती हूँ इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले चंदायन आया था। कल मैं बताई भी थी कि अवधि के जो काव्य क्षेत्र में चंदायन से ही उसकी शुरुआत मानी जाती है। काव्य क्षेत्र में अवधि का जो प्रयोग हुआ था चंदायन से ही। तो चंदायन की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसकी रचना जो हुई थी ना वह हुई थी 1380 ईस्वी में। चंदायन की रचना कब हुई थी, 1380 ईस्वी में। आप इसे नोट भी करते जाइए। और मृगावती की रचना हुई थी 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में। मधुमालती की जो रचना हुई थी वह हुई थी 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में। और पद्मावत की जो रचना हुई थी कब हुई थी, तो 1597 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। मृगावती की कब हुई थी, तो 1503 में, 1503 में। और चंदायन की रचना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1380 में, 1380 में। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रकाशन वर्ष अगर याद रहा सबका कि कब रचनाएं हुई थी इसकी, तो इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं सही सही टिक। तो चंदायन सबसे पहले 1380, उसके बाद है मृगावती, उसके बाद है मधुमालती, उसके बाद है पद्मावत। तो इसमें सही अनुक्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले चंदायन ही आया, उसके बाद मृगावती, उसके बाद मधुमालती, उसके बाद पद्मावत। तो इस प्रकार जो पता चलता है कैसे चलता है, तो प्रकाशन के है ना, प्रकाशन वर्ष जो है उस हिसाब से, या फिर आपको ये याद रहा कि सबसे पहले कौन सी रचनाएं आई, तो उस हिसाब से भी आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। तो इसमें भी सही अनुक्रम चुनने के लिए बोला गया है। पहले है पद्मावत, फिर है चित्रावली, फिर है हंस जवाहिर, उसके बाद है इंद्रावती। तो इंद्रावती, फिर दूसरा ऑप्शन है इंद्रावती। इसमें भी वही बात है कि आपको इसमें प्रकाशन वर्ष याद रखना होगा। तो जिसको याद रहेगा वो सही सही टिक लगा सकते हैं। इसका मैं आंसर ही बता देती हूँ कि इसका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि पद्मावत। पद्मावत जो है वो कब आया था, तो पद्मावत जो आया था अभी मैं बताई थी 1597 ईस्वी में, पद्मावत 1597 ईस्वी में। और उसके बाद चित्रावली कब आई थी, तो चित्रावली 1631 में, 1631 ईस्वी में। उसके बाद है इस हंसा जवाहिर है वो कब आया था, तो वह आया था 1736 में, 1736 में। फिर इंद्रावती की रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना जो हुई थी ना 1744 ईस्वी में, 1744 ईस्वी में। तो इन सभी की जो रचना है, रचनाक्रम को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आपसे सही सही ये बन पाएगा। तो इसका सही ऑप्शन यही है। आप इसे नोट भी कर लीजिए, ज़्यादा सही है। सभी का मैं लिख दी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है अवधि का उदय किससे हुआ था। तो अवधि का उदय किससे हुआ है, तो अवधि का उदय किससे हुआ है, अवधि का उदय किससे हुआ है, पश्चिमी अवहट से हुआ है, या फिर मध्य देशीय अवहट से हुआ है, या फिर पूर्वी अवहट से हुआ है, या फिर उपयुक्त सभी से। तो अवधि का जो उदय हुआ है किससे हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य देशीय अवहट से हुआ है अवधि का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा है। तो राम काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा क्या है, अवधी है, या फिर भोजपुरी है, या फिर मैथिली है, या फिर कन्नौजी है। तो राम काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा जो है वह क्या है, तो वह जो है अवधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा था। अवधी बोली को गांव की भाषा बोला गया है किसी के द्वारा, तो किसने कहा था, तुलसीदास ने कहा था, या फिर मुल्ला दाऊद ने कहा था, या फिर हृदय राम ने कहा था, या फिर जॉन कवि ने कहा था। तो किसने कहा था, तो यह जो कहा गया था तुलसीदास के द्वारा कहा गया था। उन्होंने रामायण में कहा था कि अवधी बोली जो है वह क्या है, यानी रामचरितमानस में उन्होंने कहा, इसका उल्लेख किया था कि अवधी जो है गाँव की भाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति है जो अवधि में नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो अवधि में नहीं है। जानकी मंगल है, या फिर रामचरितमानस है, या फिर राम लला नछऊ है, या फिर कृष्ण गीतावली। तो तुलसीदास की यह सभी रचनाएं हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो अवधि में नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। यह कृष्ण गीतावली जो है वह अवधि में नहीं है, यह जो है ब्रज भाषा में है। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। कृष्ण गीतावली जो है ब्रज भाषा में, बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सारी की सारी अवधि भाषा में रचित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लाखंड की भाषा है, तो अल्लाखंड की भाषा क्या है। ब्रज भाषा है, या फिर अवधि भाषा है, या फिर राजस्थानी भाषा है, या फिर पंजाबी भाषा है। तो अल्लाखंड की जो भाषा है वह क्या है। तो अल्लाखंड की जो भाषा है ना वह है अवधि। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अवधि। और आज का क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है कि अल्लाखंड के रचयिता कौन है। अल्लाखंड जो है यह किनकी रचना है, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में लिख के हमेशा की तरह। और आप लोग पूरी की पूरी कोशिश कीजिए कि इसका जवाब देने का। ठीक है, आपके जवाब का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा हमें बेसब्री से। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।